बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 के एमसीक्यू से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जितना भी ये सिविल जज और एएसजे के सिलेबस में, जो कि अब 2025 में रिवाइज सिलेबस आया है, जिसके मुताबिक 25% के एमसीक्यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वो भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये एमसीक्यूज एक दफ़ा एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट में से किसी भी तरह का कोई भी सवाल, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक की सूरत में आए या फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सूरत में आएगा, तो आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। और ये सिर्फ रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट ही नहीं, बल्कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स लॉ के जितने भी हैं उसमें सीआरपीसी, सीपीसी, इवन के पीपीसी और जितने भी माइनर एक्ट्स हैं सबके एमसीक्यूज बनाए हैं इसी तरह। और इनको मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वन बाय वन अपलोड करने की कोशिश करूंगी कंप्लीट। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है जी। अच्छा, एमसीक्यूज हैं, चूंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं सारे आंसर्स मतलब जो क्वेश्चन है और फिर उसके 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, अगर मैं सारे पढ़ूंगी तो फिर ये जो है, अगर ये वीडियो आधे घंटे में बनेगी तो फिर तो 3-4 घंटे पे चल जाएगी ना। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका आंसर पढ़ूंगी। बाकी ऑप्शन में मौजूद है, अगर ये फाइल आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में भी आपको ये एमसीक्यूज बने बनाए पूरे के पूरे कंप्लीट एक्ट के मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट का तो शॉर्ट टाइटल क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट? दी पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। ये जो लोग भी सिविल जज या फिर एडिशनल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वाला क्वेश्चन जो है, ये ईयर जो किसी भी एक्ट का है वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। किसी भी एक्ट का नाम, उसका कौन सा साल था और उसका एक्सटेंट और उसकी जो डेट है, इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट, ये चीजें बहुत जरूरी है हर एक्ट की। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, टू विच एरिया डज द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 एक्सटेंड? तो ये पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है, नाम से जाहिर है, तो लिहाजा ये होल ऑफ पंजाब पर एप्लीकेबल होगा। थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स? तो 17 नवंबर 2009 को ये एक्ट कम इनटू फोर्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज बिल्डिंग इंक्लूड्स? अब ये डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है इसकी। तो बिल्डिंग में मुराद है एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ विद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एंड मे इंक्लूड अ गैराज और गार्डन। तो कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो गैराज होता है या फिर गार्डन है, तो वो भी बिल्डिंग में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है जी, which of the following is not explicitly excluded from the definition of building under this act? क्या चीज है जिसे एक्सक्लूड एक्सप्लिसिटली नहीं किया गया? तो वो क्या है जी? आंसर इसका देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अ रूम इन अ हॉस्टल, a room in a guest house, any place of religious worship, all of the above। ये जो है ये बिल्डिंग की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज डिफाइंड एज अ फाइनल ऑर्डर? फाइनल ऑर्डर में क्या चीज शामिल है? एन ऑर्डर बाय अ रेंट ट्राइब्यूनल दैट कंक्लूड्स द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेंट और कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट हु इज कंसिडर्ड अ लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड कौन कहलाएगा? द ओनर ऑफ द प्रीमिसेस और समवन ऑथराइज्ड टू रिसीव रेंट। जो तो प्रीमिसेस का ओनर है या फिर उसने किसी को कहा है कि वो रेंट रिसीव कर ले, तो वो भी ओनर ही, लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज पगड़ी इंक्लूड अंडर दिस एक्ट? पगड़ी से क्या मुराद है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग और रिन्यूइंग अ टेनेंसी एक्सक्लूडिंग एडवांस रेंट और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और एडवांस रेंट के अलावा जितनी भी चीजें, जो भी रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है जो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल या फिर ग्रांट में, मतलब जब वो टेनेंट जो है वो किराए पर कोई चीज लेता है तब, या फिर अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया तो उसने रिन्यू करवाया था तो तब उसने अगर कोई भी अमाउंट दिया तो वो पकड़ी कहलाएगी, लेकिन वो एडवांस रेंट या सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज प्रीमिसेस मीन? प्रीमिसेस का मतलब क्या है इस एक्ट के मुताबिक? प्रीमिसेस की डेफिनेशन यानी कि पूछिए। डेफिनेशन वाला पोर्शन भी आपने सारे के सारे एक्ट से करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि डेफिनेशन में से ज्यादा एमसीक्यूज आए।
A building or rented land excluding agricultural land or land related to agriculture. एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जितनी भी लैंड है, बिल्डिंग या फिर कोई भी रेंटेड लैंड आई, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो फिर वो लैंड रेवेन्यू एक्ट वगैरह अप्लाई हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज द टर्म प्रिस्क्राइब रेफर टू दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब्ड जो है वो तकरीबन सारे लॉज में प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन है और ऑलमोस्ट सब में सेम ही होती है कि प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट डज रेंट इंक्लूड। रेंट में क्या शामिल है? रेंट में रेंट तो है ही है शामिल, जो मंथली रेंट फिक्स्ड होता है वो तो है। उसके अलावा एरियर्स ऑफ रेंट, यूटिलिटी बिल्स एंड एनी अदर पेएबल अमाउंट रिलेटेड टू द टेनेंसी। ठीक हो गया। अगला है जी, व्हाट इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज रेंटेड लैंड अंडर दिस एक्ट। एनी लैंड और ओपन स्पेस लेट आउट फॉर बिजनेसेस और ट्रेड पर्पसेस। कोई भी जमीन जो के लेट आउट की गई है बिजनेस पर्पस के लिए या फिर ट्रेड पर्पस के लिए। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन सॉरी किधर गया, व्हाट इज अ रेंट ट्राइब्यूनल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक रेंट ट्राइब्यूनल क्या कहलाएगी? अ रेंट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। इस एक्ट के तहत जो रेंट ट्राइब्यूनल बनेगी वो रेंट ट्राइब्यूनल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज अ स्पेशल जज रेंट अंडर दिस एक्ट। अ जज स्पेसिफिकली अपॉइंटेड अंडर द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट हु इज कंसिडर्ड अ टेनेंट। A person obligated to pay rent for occupying a premises including legal heirs and certain subtenants। नेक्स्ट है जी, ये चूंकि सिंपल सी बातें हैं पढ़ने से समझ आ रही हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन, वैसे भी एक्सप्लेन करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज बताना कि वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं सवाल इसमें से, या कितने सवाल बन सकते हैं। अभी तक ये सिर्फ डेफिनेशन वाला पोर्शन चल रहा है। Under what condition is a subtenant included in the definition of tenant in this act? अब tenant की definition क्या है जी? If they are in possession of the premises with the written consent of the landlord। अगर तो written consent के साथ कोई tenant बैठा है तो फिर वो tenant कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेनेंसी एग्रीमेंट एज डिफाइंड बाय दिस एक्ट। अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर व्हिच अ लैंडलॉर्ड लेट्स आउट अ प्रीमिसेस टू अ टेनेंट। जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसके मुताबिक जो भी टेनेंसी हुई है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में, तो वो क्या कहलाएगा? टेनेंसी एग्रीमेंट। ठीक हो गया। अंडर व्हाट कंडीशन कैन द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट सर्टेन प्रीमिसेस और एरियाज फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट जो है कुछ एरियाज को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है टेनेंसी एग्रीमेंट इस एक्ट के से, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द गवर्नमेंट इशू एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। सेक्शन 3 जो है उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया को एग्जेम्प्ट कर सकती है। सेक्शन 3 एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोविजन ऑन अदर एग्जिस्टिंग लॉज। ये सेविंग क्लॉज है इसकी। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। यानी कि पिछली जितने भी एक्ट थे वो सारे के सारे के ऊपर ये राइट जो है वो एक्ट एप्लीकेबल होगा। जो पिछले हैं वो उसको भी यही समझा जाएगा कि वो इसके अंदर आ गए हैं, आगे भी इसके मुताबिक आएगा लास्ट में इस हवाले से क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब क्लास 1 ऑफ द एक्ट व्हाट इज मैंडेटरी फॉर अ लैंडलॉर्ड व्हेन लेटिंग आउट अ प्रीमिसेस। लेटिंग आउट द प्रीमिसेस ओनली थ्रू अ टेनेंसी एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 5 सब क्लास 2 वेयर मस्ट अ लैंडलॉर्ड प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट द बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। इस एक्ट के तहत एक रेंट रजिस्ट्रार बनाया जाएगा। इससे पहले रेंट कंट्रोल होता था लेकिन वो खत्म हो गया, अब रेंट रजिस्ट्रार होता है। What is the role of the rent registrar upon receiving the tenancy agreement according to section 5 subclass 3? To enter the tenancy particular in a register, affix a seal, keep a copy and return the original to the landlord। ये particulars उसमें section 5 में बताए गए। According to section 5 subclass 4 does the entry of tenancy particulars with the rent registrar exempt the parties from registering the agreement under the relevant laws? Note
the entry does not absolve the landlord or tenant from their liability to register the agreement under other applicable registration laws. यानी कि अगर कोई और रजिस्ट्रेशन ला के तहत किसी ने कोई एग्रीमेंट या कोई भी चीज करनी है तो उसको वो प्रिक्लूड नहीं कर रहा. What is considered proof of the landlord-tenant relationship according to Section 5, Subclass 5? A tenancy agreement entered in the office of a rent registrar or a certified copy thereof. According to Section 5, Subclass 6, how should any subsequent agreement related to the rent premises be presented? In the same manner as the initial tenancy agreement is presented before the rent registrar. Next question, according to Section 6, Subclass 1, Subclass A. What information must a tenancy agreement contain? Particulars of the landlord and the tenant. Next question, of which of the following must be included in a tenancy agreement as per Section 6, Subclass 1, Subclass B? A detailed description of the premises. अगला क्वेश्चन है जी 29. According to the Section 6, Subclass 1, Clause C, what time related detail must be specified in the tenancy agreement? The period or duration of the tenancy. कि कितने टाइम के लिए tenancy agreement बनाया जा रहा है. As per Section 6, Subclass 1, Clause D, what details regarding rent must be included in the tenancy agreement? The rate of rent, potential rate of enhancement, due date and mode of payment. Payment का तरीकाकार लिखा जाएगा. If the rent is to be paid through a bank, what specific information of the landlord must be included in the tenancy agreement according to Section 6, Clause 1 or Subclass E? The landlord's bank account particulars. अगर उसने कोई तरीकाकार स्पेसिफिक नहीं बताया तो फिर उसके जो बैंक अकाउंट तो वो बताएगा तो वो बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर लिखे जाएंगे कि अगर थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन टेनेंसी का जो एक्ट है ना वो रेंट पे करना है. According to Section 6, Subclass 1, Subclass F, what must be stated in the tenancy agreement regarding the use of the premises? The purpose for which the premises is being let out. किस मकसद के लिए premises दी गई है वो भी लिखना होता है इसमें. Section 33, article as per Section 6, Subclass 1, Clause G, what financial details, if applicable, must be included in the tenancy agreement? The amount of advance rent, security or pagdi. According to Section 6, Subclass 2, if the tenancy tenure is fixed but the rent is initially fixed for only a part of that tenure, what is the default assumption in the absence of a contrary stipulation in the agreement? The rent shall be deemed to remain the same for the entire fixed tenure. According to Section 7, Clause 1, how should a tenant pay the rent to the landlord if in the mode and by the date mentioned in the tenancy agreement? If the tenancy agreement does not specify the date of rent payment, by what date should the tenant pay or tender the rent according to Section 7, Subclass 2? Not later than the 5th day of the following month. यानी कि 15 जो 5th day of the following month 5 तारीख तक के बाद नहीं 5 तारीख से पहले पहले उसने पे कर देना. If the tenancy agreement does not specify the mode of rent of payment, how should the tenant pay or tender the rent as per Section 7, Subclass 3? Through money order or deposit in the landlord's bank account. ठीक है, या तो वो मनी ऑर्डर के जरिए पे करेगा या फिर बैंक अकाउंट में जमा करवा देगा पैसे अगर वो खुद लेने से इनकार कर देता है तो. According to Section 8, within what time frame the act's commencement should existing landlord tenant relationships brought in line with act's provisions? As soon as possible but not later than 2 years from the date of act come into force. अगला क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9A, इफ अ टेनेंसी डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अंडर व्हाट कंडीशन के अंदर एंड ट्राइब्यूनल एंटरटेन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द टेनेंट unless the tenant deposits a fine equivalent to 5% of the value of rent in the government treasury. The rent tribunal always entertain according to section 9B, if tenancy does not comply with the provision of the act, under what condition can the rent tribunal entertain the application from the landlord unless the landlord deposit a fine equivalent to 10%. अगर तो tenant ने कोई obligation follow नहीं की इस एक्ट के अंदर मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से
तो उसको 5% पे करना पड़ेगा कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले पेनल्टी के तौर पर। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड ने कोई एप्लीकेशन फॉलो नहीं की तो उसको 10% है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड की ही ड्यूटी होती है कि उसने रेंट अग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना होगा रेंट रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ लैंडलॉर्ड? प्रोवाइडिंग अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट टू द टेनेंट। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ लॉर्ड potentially cut off an amenity or utility without facing action from the rent tribunal if it is explicitly allowed under the tenancy agreement and there is just or sufficient cause? Next question है जी, what resources does a tenant have if their landlord fails to make necessary repairs to keep the premises habitable? They can file an application in the rent tribunal for an order directing the landlord to fulfill the obligation. What action can the rent tribunal authorize if a landlord has failed to restore a cut-off utility without just cause? Direct the landlord to restore the utility. According to this act, who is generally responsible for paying the property tax levied on the premises? थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एक्सक्रिप्ट लिखा हुआ है, ये एक्ट है इसके लिए। तो इसका मतलब क्या है? द लैंडलॉर्ड। According to this act, what is the tenant's responsibility regarding the condition of the rented premises act? To keep the premises in the condition it was let out, excluding normal wear and tear. मतलब जो मामूली सी तरह खराश वगैरह हो जाती है या कोई बिल्डिंग वैसे वक्त गुजरने के साथ पुरानी हो जाती है तो वो तो मतलब चलता है, उसके अलावा जिस तरह प्रीमिसेस दी गई थी उसी तरह ही रखना उसकी जिम्मेदारी है टेनेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ टेनेंट इज ऑब्लिगेटेड टू यूज द रेंटेड प्रीमिसेस ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेंटेड आउट। जिस मकसद के लिए लिया था उसी मकसद के लिए ही यूज करेगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज अ टेनेंट जनरली रिक्वायर्ड टू अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रीमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और रिपेयर? What is the tenant expected to do upon the termination of the tenancy agreement? Hand over the vacant possession of the premises to the landlord. Next question is, which of the following actions is generally prohibited for a tenant without the landlord's prior written consent? Answer, I am making a structural change in the premises. मतलब structural change premises में नहीं करेगा, मतलब एक कमरा बना हुआ है तो वो उससे गिरा के कहीं और दूसरा कमरा बना दे उसी जगह में, तो ये नहीं कर सकते। बाकी वो थोड़ी बहुत मरम्मत शरम्मत वगैरह तो कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है जी, if a tenant fails to meet their obligations under the act or the tenancy agreement, what initial steps can the landlord take? तो क्या ले सकते हैं वो? गिव द टेनेंट अ रिटन नोटिस स्पेसिफाइंग द इश्यू एंड द रिक्वायर्ड रेमेडियल एक्शन विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। Next question is, what action can a landlord take with the rent tribunal if a tenant continues to fail to fulfill their obligations after receiving a written notice? File an application for an order directing the tenant to fulfill the obligation or seek eviction. Next is, what can a concerned authority do if a landlord fails to pay a tax, fee or charge related to the rented premises? Direct the tenant to pay the tax, fee or charge. अगला है जी, इफ अ टेनेंट इज डायरेक्टेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू पे द लैंडलॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग टैक्स, फी और चार्ज, हाउ कैन द टेनेंट रिकवर दिस अमाउंट? टेनेंट कैसे रिकवर करेगा अगर कोई टैक्स फी और चार्ज पे कर देगा? क्योंकि टैक्सेस और फीस और चार्ज जो है वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर रेंट ट्राइब्यूनल ने वो लैंडलॉर्ड ने पे नहीं किया तो रेंट ट्राइब्यूनल टेनेंट को कहेगी कि वो पे कर दे। तो फिर वो कैसे डिडक्ट करेगा? बाय डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द रेंट और फाइलिंग एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड इन द रेंट ट्राइब्यूनल फॉर रिकवरी। तो उसके पास दो रेमेडीज है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेंट उसके पास टेनेंट के पास क्या रेमेडीज है अगर वो फीस या चार्ज पे कर देता है। ये बेसिकली वो इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ना, फिर वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो उसकी उसके हवाले से टेनेंट जो है वो सूट फाइल एप्लीकेशन दे सकता है रेंट ट्राइब्यूनल में लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, या फिर वो रेंट में से काट लेगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन अ लैंडलॉर्ड सीक इविक्शन ऑफ अ टेनेंट इफ द पीरियड ऑफ टेनेंसी हैज एक्सपायर्ड? इविक्शन की जो है काफी सारे ग्राउंड है, उनमें से एक ग्राउंड ये भी है कि अगर टेनेंसी पीरियड खत्म हो गया तो भी वो उसे निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड फॉर अ रेंट पेमेंट expiring can a landlord seek eviction if the tenant fails to pay or offer the rent within a period of 30 days after the expiry? पीरियड एक्सपायर हो गया तो उसके 30 दिन बाद वो eviction फाइल कर सकते हैं। Which of the following actions by a tenant could be a valid ground for eviction?
तो इविक्शन के लिए वैलिड ग्राउंड क्या है? कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ टर्म और कंडीशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी उनमें से किसी एक की भी वायलेशन अगर किया तो वो इविक्शन फाइल कर सकता है लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ टेनेंट यूजेस द रेंटेड प्रीमिसेस फॉर अ पर्पस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज agreed upon, can the landlord seek eviction? Yes, this is a valid ground for eviction. Subletting the premises without landlord's prior written consent is a ground for eviction of the tenant. ये सारी eviction के ground के ऊपर अलग अलग एमसीक्यूज बना दिए। According to this act, who is responsible for establishing a rent tribunal in a district or an area? Provincial government. Rented premises act में ना एक चीज आपने खास तौर पर ख्याल रखनी है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या पावर है और रेंट ट्राइब्यूनल के पास क्या क्या पावर है। वो क्वेश्चन जो है वो आंसर लगाते हुए इसको मिक्सअप नहीं कर देना ना, क्योंकि ये आपको एक नंबर दे सकते हैं और ये एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती होते हैं। तो जहां पर अब ऑप्शन में अगर आप देखें ना तो लाहौर हाई कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो मिलते जुलते ऑप्शन है। तो पंजाब का एक्ट है तो लिहाजा जितनी भी गवर्नमेंट का जब भी जिक्र आएगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कहलाएगी। Next question is your rent tribunal as described in this section shall primarily consist of one or more special judges rented appointed by the government in consultation with the Lahore High Court। अब गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी लेकिन कंसल्ट किससे करेगी? लाहौर हाई कोर्ट के साथ। अगला क्वेश्चन है कि बिसाइड स्पेशल जजेस रेंट हु एल्स कैन द लाहौर हाई कोर्ट empower to act as a rent tribunal for a district or an area subject to this act? A civil judge or a judicial magistrate। मतलब सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रेंट ट्राइब्यूनल के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रेंट ट्राइब्यूनल? जुरिस्डिक्शन ओवर सीजेस अराइजिंग दिस एक्ट। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, रेंट ट्राइब्यूनल के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इन अ कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट और एरिया with multiple case special judges rent who is designated to act as the administrative special judge rent। A special judge rent designated by the Lahore High Court। Who is responsible for appointing a rent registrar in a district or an area? The government। What is the primary responsibility of the rent registrar? To maintain a register of particulars related to tenancy agreement, agreement to sell and other agreements concerning rented premises। आगे है जी व्हाट इज हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट स्टाफ ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल। तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो स्टाफ अपॉइंट करे रेंट ट्राइब्यूनल का। Where should an application concerning a rented premises be filed? In the rent tribunal of the specific area or district where the premises is located। If an application is filed with the rent tribunal, who has the authority to either take cognizance of the case or assign it to another special judge rent? The administrative special judge rent of the area or district। Next question is what essential elements must an application filed with the rent tribunal contain? A concise statement of facts and their relief being sought। Next is if a landlord files an application for the eviction of a tenant, what specific documents are they required to submit along with the application? Their own affidavit and affidavits of not more than 2 witnesses। यानी कि टोटल 3 एफिडेविट देगा वो। Under what specific circumstances can a tenant file an application in the rent tribunal for the deposit of rent if the landlord refuses to accept the rent? अगर लैंडलॉर्ड रेंट लेने से इनकार कर देता है तो फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टेनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट एक्शन विल द रेंट ट्राइब्यूनल टेक व्हेन अ टेनेंट अप्लाइज टू डिपॉजिट द रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट? Allow the tenant to deposit the rent for the period of refusal without prejudice to the landlord's right। Next है जी inform the landlord about the deposit and may issue an order allowing the landlord to collect it। Next question है जी for applications other than those for rent deposit, how will the rent tribunal initially notify the respondent to appear? Through a notice served by a process server, registered post with acknowledgement due and courier service with a hearing date within 10 days। Next question is what happens if the respondent fails to appear before the rent tribunal and the tribunal is convicted that tribunal is convinced that the notice was properly served? तो आंसर है इसका द रेंट ट्रिब्यूनल में प्रोसीड एक्स पार्टी एंड पास अ फाइनल ऑर्डर। आगे है जी इफ एन एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम गेनिंग नॉलेज ऑफ द ऑर्डर कैन दे अप्लाई टू हैव इट सेटिस्फाइड 10 days।
Under what conditions might the rent tribunal set aside an ex parte order against the respondent if the respondent shows a sufficient cause for their non appearance? How can the parties before the rent tribunal, either in person or through a recognized agent, पार्टीज रेंट ट्रिब्यूनल में कैसे पेश होंगी, खुद भी आ सकती हैं और एजेंट के जरिए भी आ सकती हैं. What may happen if the applicant fails to appear on a fixed date of hearing? अगर फिक्स डेट ऑफ हियरिंग पे एप्लीकेंट नहीं आता तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, डिसमिस द एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ एन एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड ड्यू टू द एप्लीकेंट्स एब्सेंस विद इन व्हाट टाइम फ्रेम कैन द एप्लीकेंट अप्लाई फॉर इट्स रेजोल्यूशन restoration within 30 days of the dismissal order. Again, according to this act, under what condition is the respondent permitted to defend an application filed with the rent tribunal unless they obtain leave to contest from the rent tribunal? Next is within how many days of their first appearance in the rent tribunal must a respondent file an application for leave to contest? 10 days. Leave to contest उसने 10 दिन के अंदर अंदर देनी होती है डिफेंडेंट ने. In what form should an application for leave to contest be submitted to the rent tribunal? A written reply stating the grounds for seeking leave accompanied by the respondent's affidavit, relevant documents and optional witness affidavit. यानी कि वो लीव टू कंटेस्ट के साथ, तो लीव टू कंटेस्ट इस तरह होगी जैसे कि रिटर्न रिप्लाई होता है, यानी जैसे जवाब दावा होता है उस तरह लिखी जाएगी और उसके साथ तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी वो लगाएगा. What is a crucial condition for the rent tribunal to grant a respondent leave to contest an application unless the application for leave to contest discloses sufficient grounds for the production of oral evidence? अगला क्वेश्चन है जी, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम्स इज द रेंट ट्रिब्यूनल रिक्वायर्ड टू डिसाइड an application for leave to contest from the date it is fixed within 15 days? What is the likely outcome if the leave to contest is refused by the rent tribunal or if the respondent fails to apply for it within the specified time frame? The rent tribunal shall pass the final order. Next question is, what happens to the respondent's application for leave to contest if the rent tribunal grants the leave? The rent tribunal shall treat it as the written reply of the respondent. Next question is, when an eviction petition is filed, what direction regarding rent payment may the rent tribunal issue to the tenant while granting leave to contest to deposit the due rent within a specified time and continue depositing rent as per the agreement or the tribunal's directives until the final order? Next is, what procedure does the rent tribunal follow if there is a disagreement about the amount or rate of rent due? It will tentatively determine the dispute and order the deposit of rent based on this tentative determination. Next question is, what action may the rent tribunal take regarding unpaid utility bills when an eviction petition application is filed and leave to contest is granted? It will direct the tenant to pay the utility bill. नेक्स्ट है जी, व्हाट, इसका आंसर ही नहीं लगा है, अच्छा चलो मैं देखती हूँ. व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेनेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग रेंट और यूटिलिटी बिल्स पेमेंट्स पेंडिंग द प्रोसीजर? अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर फेल हो जाता है तो फिर क्या करेगी रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो मे इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी. ऐसा नहीं होता इसमें. रेंट ट्रिब्यूनल शेल फोर्सफिट बाय द फाइनल ऑर्डर, ये भी नहीं होगा. रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो ग्रांट कर सकती है उसे टाइम, अगर वो टाइम ग्रांट करने के बाद भी नहीं आता तो फिर वो फाइनल ऑर्डर कर सकती है इसके ऊपर. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, व्हेन डज द रेंट ट्रिब्यूनल टिपिकली डायरेक्ट अ पार्टी टू प्रेजेंट देयर एविडेंस एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लीव टू कंटेस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेंट ट्रिब्यूनल ट्रीट एन एफिडेविट सबमिटेड बाय अ पार्टी एज एविडेंस? इट इज ट्रीटेड एज कंक्लूसिव एविडेंस. अगला क्वेश्चन है जी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर द पर्सन हु सबमिटेड एन एफिडेविट द डिपोनेंट और टू अपीयर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन? तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है मे डू सो ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑफ इट्स ओन मोशन, मतलब खुद वो ऑर्डर कर सकती है. नेक्स्ट है जी, इफ अ पार्टी रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द रेंट ट्रिब्यूनल्स ऑब्लिगेशन? तो रेंट ट्रिब्यूनल की ऑब्लिगेशन क्या है? रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है. What is the maximum number of opportunities generally granted to a party for the production of their evidence? 2 opportunities. Maximum 2 opportunities देगी
प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द ट्राइब्यूनल ग्रांट एन एडजमेंट फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस except for a sufficient cause and on payment of the cost to the witness as the tribunal deems fit। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल स्टेप द रेंट ट्रिब्यूनल टेक्स आफ्टर द एविडेंस ऑफ द पार्टीज हैज बीन रिकॉर्डेड and arguments have been heard, it shall pass the final order। In exercising its functions, what power of a civil court can a rent tribunal utilize? The power to enforce attendance, compel evidence production, inspect premises, or issue commissions for witness examination or local inspection। Local inspection भी हो सकती है, इसमें commission भी अपॉइंट किया जा सकता है। According to this act, proceeding before a rent tribunal are considered to be judicial proceeding। इससे क्या है, जो भी proceeding होगी judicial proceeding consider की जाएंगी। Next है जी, within the meaning of which actions of the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898 is the rent tribunal deemed to be a civil court? Section 193 and 228 of PPC and Section 476 and 480 of CRPC। What type of orders can a rent tribunal issue at any point during a proceeding before the final order is passed? Interlocutory orders। What is the stipulated maximum time frame within which the rent tribunal should ideally pass a final order or on an application from the date of its filing? 4 months, 4 महीने में उसने एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड करनी है। इफ द रेंट ट्रिब्यूनल फेल्स टू पास अ फाइनल ऑर्डर विद इन 4 months पीरियड from the application's filing date, how should it conduct the subsequent proceeding on day-to-day basis? According to this act, how long does a person aggrieved by a final order of the rent tribunal have to file an appeal? 30 days। 30 days में अपील फाइल कर सकते हैं। What type of order issued by the rent tribunal cannot be appealed? कौन सा ऑर्डर अपीलेबल नहीं है? Interlocutory order। To whom an appeal can an appeal against a final order of the rent tribunal be preferred? District judge of the district। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी और डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट जो जाएगी अपील वो हाई कोर्ट में जाएगी। What option does the district judge have upon receiving an application? They may hear and dispose of it themselves or entrust to an additional district judge। Under what condition can the district judge or the additional district judge dismiss an appeal without notifying the respondent after providing an opportunity of hearing to the appellant? appellant को hearing की opportunity देगी, मतलब ये कि first hearing पर भी अपील डिसमिस हो सकती है। In what situation can the district judge or the additional district judge put a hold on the implementation of the rent tribunal's final order? Where the circumstances so require, they may suspend the operation of the final order। Next question is, what powers of the rent tribunal can the district judge or the additional district judge exercise while hearing an appeal? Any or all of the powers of a rent tribunal under this act। Next है जी, what is the expected time frame for the district judge or additional district judge to decide an appeal from the date of its filing? Within 2 months, 2 महीने में डिसाइड की जाएगी अपील। जो एप्लीकेशन है वो 4 महीने में डिसाइड होगी और अपील 2 महीने में डिसाइड होगी। Can a further appeal be filed against an order passed by the district judge or an additional district judge under this act? No appeal shall lie against such order। अपील नहीं होती लेकिन रिवीजन हो सकती है। Who has the general power to transfer proceeding pending before a special judge or rent or additional district judge to another competent judge within the district upon a party's application? The district judge of the district। What is the prerequisite for the district judge to exercise the power of transferring proceedings under this act? An application from a party to the proceeding and notice to the other party। Next question is, which authority has the power to withdraw an appeal pending before a district judge or an additional district judge under this act and transfer it to another competent court? The Lahore High Court। Next is, what is the obligation of a new owner when the ownership of a rented premises is transferred? To send a written intimation of the transfer to the tenant by a registered post or courier and may apply to the rent registrar to have their name entered as a new landlord। यानी कि जब नया लैंडलॉर्ड आएगा तो फिर वो टेनेंट पुराना ही रह सकता है, अगर वो दोनों चाहते हैं आपस में तो वो उसको नोटिस करेगा कि न्यू लैंडलॉर्ड।
What action will the rent registrar take upon receiving an application from the new owner to be registered as a landlord? Inform the tenant about the transfer of ownership through a notice at the landlord's expense. Next question है जी, if a tenant pays to rent to the previous landlord before receiving official notice of the ownership transfer, are they considered to have defaulted? No, if the rent due is paid to or tendered to the new landlord within 30 days from when the notice should have normally reached them. Next है जी, how does a rent tribunal enforce an order passed under this act by itself, a district judge or an additional district judge? As a decree of a civil court, and for this purpose it may exercise the power of a civil court. अगला क्वेश्चन है जी, for the purpose of executing orders under this act, what powers can the rent tribunal exercise? Administrative power, only power specifically mentioned in this act. इस एक्ट में जो पावर मेंशन किए गए ना, उसके अलावा एनी और ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी एक्सरसाइज कर सकती है. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. According to this act, against whom will no suit or other legal proceedings lie for actions done in good faith under this act, a special judge, rent, or any person or authority acting under their order. What is the key condition for the indemnity provided in this section to apply if the action was done or intended to be done in good faith under this act? Next, who has the power to make rules for carrying out the purposes of this act? The government by notification in the official gazette. अगला है जी, what specific items can the rule made under this act prescribe without limiting the general power to make rules? A model tenancy agreement, a draft application form, and a notice under this act. आगे है जी, according to this act, which procedural laws generally do not apply to proceeding before rent tribunal, district judge, or additional district judge, unless explicitly stated otherwise within this act, the कानूनी शहादत order and the code of civil procedure. ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे सिवाय इसके कि एक्सप्लिसिटली अप्लाई करने का कहा गया होगा. कुछ सेक्शंस होते हैं जो एप्लीकेबल हो जाते हैं. But previous law concerning urban rent restriction in Punjab is explicitly repealed under this act. The Punjab Urban Rent Restriction Ordinance 1959 वाला इस एक्ट के तहत रिपील हो गया. What will happen to proceeding that was pending before a rent controller under the repealed ordinance 1959 when this act comes into force? It will be transferred to the rent tribunal of the relevant district or area and decided according to the provision of the repealed ordinance. यानी कि पहले से अगर कोई अपील एप्लीकेशन चल रही है तो वो पहले वाले लॉ के तहत ही चलेगी, लेकिन चलेगी इस रेंट ट्रिब्यूनल में जो अब बनी है. How will an appeal be filed against an order that was passed under the repealed Punjab Rent Restriction Ordinance 1959 according to the provisions of the repealed ordinance? तो repealed ordinance की provision के तहत उसको डील किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन रह गया यहाँ पे. What will be the status and function of a rent controller appointed under the repealed ordinance 1959 ordinance until new appointments are made under this act? They will exercise and perform the functions of a rent tribunal and a rent registrar under this new act. Next, which previous ordinance concerning rent premises in Punjab is also explicitly repealed by this act? The Punjab Rented Premises Ordinance 2007. आगे है जी, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एक्शंस, प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स, रूल्स, लायबिलिटीज और राइट्स दैट वर इनिशिएटेड और एक्वायर्ड under the repealed Punjab Rented Premises Ordinance 2007 before this new act came into? They shall be deemed to have been done, taken, made, incurred or acquired under this new act. पुराने एक्ट के तहत जितनी भी चीजें थी वो सारी इस एक्ट के तहत अब समझी जाएंगी, कंसिडर की जाएंगी. थोड़ा सा शायद इसमें नॉइस है, वो मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगी. अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो काइंडली गुजारा कीजिएगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. जिसने भी ये पूरा लेक्चर सुना है उसका मेरा बहुत बहुत शुक्रिया. और मजीद ऐसी इसी टॉपिक, मतलब ये रेंटेड प्रीमिसेस तो पूरा वगैरह, इसके बाद सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जैसे जितने भी लॉज हैं सिलेबस के मुताबिक, उन सब के ऊपर एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.